यस, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। 9th क्लास आप लोगों का सिविक्स का लास्ट चैप्टर है वैसे तो ये, लेकिन आज आपको इन लोगों के साथ ही स्टार्ट कर दिया। कंपलसरी चैप्टर है आप लोगों का। 10th क्लास का ये रिवीजन है। एनटीएससी का एग्जाम है इनका परसों। क्लास टेस्ट जो होता है इन लोगों का एनटीएससी टेस्ट है, तो उसके लिए इनको प्रिपेयर करना था, प्लस आप लोगों को भी ये चैप्टर करवाना है, तो इसीलिए दोनों की क्लास कंबाइन कर ली है। कोई दिक्कत नहीं होगी, जब दोबारा तुम लोगों को नीड होगी दोबारा भी लेक्चर को करवा देंगे, तब तक तो शायद सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन अभी देख लो ये चैप्टर क्या होगा। और इस चैप्टर को इसलिए भी तुम्हें 9th क्लास पहले करवा रही हूँ क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की यूएनए लीग ऑफ नेशंस इनसे रिलेटेड है, तो उससे पहले ये चीज समझ लो, फिर आपको पता लग जाएगा क्या चीज है क्या नहीं करना हम लोगों को। डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं। इनको आप कुछ भी बोल सकते हो, फंडामेंटल राइट्स भी बोलोगे आप इनके लिए, फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स जो आपके मेंशन ही है, दोनों ही नाम है। अब बात कर दी हम लोगों ने कि राइट राइट कर रहे हैं हम लोग। कई बार हम क्लास में भी बात करते हैं ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट नहीं है, ये इसका राइट नहीं था, इसको राइट किसने दिया मेरे को ऐसा बोलने का, या इसको राइट किसने दिया मेरे बैक को छेड़ने का। तो जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, दावा की बात करते हैं, एक्चुअल में वो हक क्या है, वो दावा क्या है, वो चीज क्या होती है। when we claim for things, जब हम किसी चीज के लिए एनीथिंग, जब हम किसी चीज के लिए क्या करते हैं, कोई क्लेम करते हैं कि ये चीज मेरी है, मार्कर है मेरा है, मैंने क्लेम कर दिया ये मार्कर मेरा है, वो कॉपी पड़ी है वो मेरी है, लेकिन उस कॉपी के पास एक हेडफोन पड़े हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरी बेटी के है, तो वो उसका क्लेम करेगी वो। तो जो चीज मेरी है या जो चीज कोई यहाँ मेरे को दिख गई है वो मेरी है, उसके लिए मैं क्लेम कर सकती हूँ ये चीज मेरी है। अगर जो चीज मेरी नहीं है तो मैं उसके लिए क्लेम नहीं कर सकती। व्हेन वी क्लेम फॉर एनीथिंग, वो क्या है, आपका राइट है। जब आप किसी चीज के लिए कोई दावा देते हो, कोई अपना हक जताते हो कि ये चीज मेरी है, तब हम क्या बात करते हैं, राइट की बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज के लिए अपना राइट हम लोग कर रहे हैं। फिर इसकी आपके एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन है, उसको मैंने और ज्यादा ब्रीफ कर दिया है। डेफिनेशन है उसको मैंने कुछ और ब्रीफ किया है। वो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स आर क्लेम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या पर्सन कुछ भी लिख सकते हो। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, किसी एक पर्सन का क्या है, क्लेम है। किस पे क्लेम है, जिसको आपकी सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ, और कानून ने जिसको सैंक्शन कर रखा है, ये सारी चीजें करेक्ट है, तब हम उसको चीज को क्या बोल सकते हैं, कोई भी बोल देंगे, डेमोक्रेटिक राइट बोल देंगे। तो हम बात कर रहे थे बेटा डेमोक्रेटिक राइट्स की, लेकिन जिस टाइम हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं बेटा, डेमोक्रेटिक वीडियो पोज है, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की तो डेमोक्रेटिक राइट्री, अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम लोग जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिस टाइम चेक करते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इसका बोलता है वो काफी लॉन्गेस्ट टाइम नहीं बोलता। 9th क्लास का जिस बच्चे ने भी एंटर किया अपना माइक म्यूट करके एंटर करेगा बेटा। मैं सबको म्यूट नहीं करूंगी क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कशन करना है, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे बेटा चैप्टर में, तो माइक म्यूट रखिए, जब नीड होगी तभी बोलेंगे। आपके डेमोक्रेटिक राइट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जिस टाइम हम बात करते हैं बेटा राइट्स की, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक चैप्टर देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक अपने फिलोसफर थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने बार बार एक बात की थी, उनकी एक बुक थी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट की ट्रीटी में उन्होंने बताया था, सबसे पहले तो उन्होंने डिवाइन रूल को रिफ्यूज कर दिया था, डिनाई कर दिया था। डिवाइन रूल क्या होता है, डिवाइन रूल होता है गॉड होगा, गॉड ने किसको अथॉरिटी दे दी, आपके किंग लोगों को रूल करने की अथॉरिटी दी। सारी पावर्स या सारे राइट्स किसके पास होते थे, किंग के पास। तो उसी हिस्ट्री के साथ चलते हैं। उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या था कि हम लोग बिलीव करते थे किसमें, डिवाइन रूल में। डिवाइन रूल क्या था, आपके पास एक गॉड था बेटा, गॉड ने अथॉरिटी दी किसको, हाँ जी बेटा, यस बेटा,
अपने पास डिवाइन रूल की बात कर रहे हैं। जॉन लॉक ने इसको रिफ्यूज किया था सबसे पहले कि डिवाइन रूल जैसी कोई चीज नहीं होती। एक गॉड था, गॉड ने अथॉरिटी किसको दी? किंग को। गॉड तो खुद बोलने नहीं आया, ये क्लेम कौन करता था? आपका किंग क्लेम करता था। बट एक टाइम पीरियड आया अपनी हिस्ट्री में एक चेंज आएगा बेटा, हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल चेंज जब आता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मीन कोई लॉ बुक, आपकी बुक ऑफ लॉ, आपकी लॉ बुक कोई आएगी। वो चीज क्या थी? उसको एक तरीके से बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइफ में। बिग बैंग थ्योरी यानी कोई एक बहुत बड़ा चेंज जो आएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन वो चेंज कब आया? वो चेंज आया आपका, वो चेंज था बच्चे आपका 15th of June 1215 में आया। कहां पर? इंग्लैंड में। उस टाइम क्या था? आपका एक किंग थे, किंग का नाम था जॉन। जॉन रूल करता था। जॉन क्या था? डेस्पोटिक रूल था, मोनार्क था, और सारी पावर उसके पास थी। तो उसकी कंट्री में एक रिबेल होता है। रिबेल किसने किया? उसकी कंट्री के लोगों ने रिबेल किया। जब रिबेल होता है तो वो एक 15th of June 1215 को एक ट्रीटी साइन करता है। जिस ट्रीटी को साइन करता है उसका नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, MAGNA, मैग्ना कार्टा साइन किया। साइन करने के बाद अब क्या है? उसने अपने अलावा भी दूसरे लोगों को कुछ राइट दे दिए। क्या दिए? मैग्ना कार्टा क्या कर रहा है? राइट्स दे रहा है लोगों को। बट इन राइट्स को आप क्या बोलते हो? इन राइट्स के बारे में आपने क्या बोल दिया? कंडीशनल थे। ये राइट्स कैसे थे? कंडीशनल राइट्स थे। कंडीशनल राइट से बच्चे। अब कंडीशनल राइट से क्या मतलब है? इन कंडीशनल राइट से हम लोगों का मीनिंग है कि सबको नहीं दिए। these were not for all, सबके लिए नहीं थे वो। कैसे? अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही देखते हैं, वोटिंग राइट की बात की या राइट की बात की, तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन जैसी चीज आई। वो कब आई? देखो 500 साल के बाद की बात कर रहे थे उस टाइम तो हम, लेकिन ये तो 500 साल पहले है। तो 500 साल पहले भी उन्होंने सबको राइट्स नहीं दिए होंगे। तो क्या किया? कुछ को राइट्स दे दिए, कुछ मेल को राइट दे दिए, कुछ आपके चर्च वालों को राइट दे दिए, कुछ आपके वेल्दी पीपल को राइट दे दिए। तो उन राइट्स को भी क्या बोल दिया? आपका मैग्ना कार्टा। ठीक है बच्चे, क्या किया? उन राइट्स को नाम दे दिया मैग्ना कार्टा। लेकिन ये मैग्ना कार्टा फर्स्ट टाइम 1215 में आते हैं। तो लोगों को, यानी आपके पॉलिटिकल लीडर्स को या पॉलिटिकल जो आपके फिलोसफर लोग हैं, उनको तो ये चीज भी बहुत बिग चेंज लगा और इसको बिग बैंग जैसा नाम दे दिया। किस चीज में? आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज आए वो क्या आपका एक बिग बैंग है। बट ये बिग बैंग कैसा था? कंडीशनल राइट थे। क्लियर? इतनी बात क्लियर है तो थम्स अप कर दो और आगे फिर हम चलते हैं। नहीं है तो थम डाउन कर दो, फिर मैं उससे बात कर लूंगी बच्चे से। ओके, ठीक है बेटा। अगर इस चीज के बाद हम बात करते हैं कि एक लाइफ की चीज देखते हैं, अगर हम लोगों के पास इमेजिन करके देखते हैं कि कोई चीज नहीं है, कोई चीज मतलब कि हम लोगों के पास राइट्स नहीं है, तो राइट्स के बगैर अगर हम अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखें तो क्या होगा? अगर राइट के बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं तो क्या होगा? इस चीज को स्टडी करने के लिए, इस चीज को इमेजिन करने के लिए हम लोगों ने केस स्टडी करनी है। केस स्टडी का मतलब क्या है? आपका 3 स्टोरीज को हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रिजन ऑफ ग्वेंटम बे, दूसरी सऊदी अरेबिया, थर्ड कोसोवो मैसेकर। प्रिजन ऑफ ग्वेंटम बे की बात करते हैं। ये क्या है? आपका एक आइलैंड है बेटा, ग्वेंटम आइलैंड। आइलैंड कहाँ है? आपका क्यूबा में है। और क्यूबा में है जिसको आपकी यूएस गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? अपना नेवल बेस यहाँ पर है उनका।
प्लस इसके ऊपर उन लोगों ने क्या किया, एक प्रिजन भी बना दी, एक जेल बना दी। जेल के बाद अब हम लोग एक हिस्ट्री याद करते हैं किस चीज की। 9 सितंबर 2001 के अंदर आपके यूएस में टेररिस्ट अटैक हुआ। टेररिस्ट अटैक क्या था, उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर ओसामा बिन लादेन नाम का एक टेररिस्ट था, उसने प्लेन हाईजैक करके उन दो बिल्डिंग के बीच में घुसा दिए, दोनों बिल्डिंग टूटती है, प्लस 3000 से ज्यादा लोग वहां पे मर जाते हैं। तो ये चीज थी। जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, उसकी खुद की पॉपुलेशन इतनी कम है और इसमें अकेले में 3000 लोग चले और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बंदे ने ले भी ली। जब वो टेररिस्ट बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो आपकी यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन वो तो बाद में आएगा जब किलिंग होती है। तो ऑपरेशन का नाम था किलिंग का, ओसामा बिन लादेन की किलिंग के लिए नेपच्यून स्पीयर नाम की एक किलिंग के लिए उसने किया। लेकिन उस किलिंग से पहले उसने क्या किया, एक कम्युनिटी यानी आपकी एक मुस्लिम कम्युनिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद वो क्या करता है, डिफरेंट प्लेसेस से उसने मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया। टोटल वो 600 लोगों को अरेस्ट करता है और उन सबको ग्वेंटम बे जेल में डाल देता है। साथ ही साथ उसने क्या किया, किसी की फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। प्लस एक और चीज होती है, जब आप किसी और कंट्री से किसी प्रिजनर को, किसी भी डाउटफुल पर्सन को लेके आते हो तब उस कंट्री की गवर्नमेंट को आपको बता के आना होता है। प्लस उसके साथ क्या होता है, आते ही अपनी कंट्री के मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके भी जाना होता है। बट यूएसए ने ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं किया। ग्वेंटम बे जेल के अंदर आते हैं, इवन जो लोग इनोसेंट भी थे उनको भी उसने क्या कर दिया, रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां उस जेल के अंदर बहुत ज्यादा क्रूरटी प्रिजनर्स के साथ होती है, तो ताकि कोई लोग बाहर आके ना बताए, इसलिए उसने कर दिया। जब मीडिया के थ्रू लोगों को ये बात पता चलती है तब यूएनओ इसमें एंट्री करने की कोशिश करता है। यूएनओ उनसे डिमांड करता है, किससे, यूएस से, उन प्रिजनर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। यूएनओ को भी आपका यूएस डिनाई कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा डिक्टेटरशिप वो अपनी मर्जी से दिखाता है यूएनओ। तो यूएनओ को भी उसने रिफ्यूज कर दिया। फिर अपने पास आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, आपकी ह्यूमन राइट से रिलेटेड बात करेगी, ह्यूमन राइट से रिलेटेड बात करती है। अगर इंडिया में हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं 1993 से इंडिया में भी एक्टिवली ह्यूमन राइट्स काम करते हैं। तो ये बात करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों को ही रिफ्यूज कर देता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या बताने की कोशिश की है कि इन लोगों के सारे राइट्स क्या कर लिए, आपके ग्वेंटम बे प्रिजनर्स के इसने स्नैच कर लिए। किसने, आपके यूएस ने। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, कभी भी बाहर नहीं आएंगे, वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उनको किसी से बात करने की परमिशन नहीं है। तो ये सारी चीजें कहाँ है, उनके राइट्स को क्या कर लिया, उनकी आपके स्नैच कर लिया। किसने, यूएस गवर्नमेंट ने। सेकेंड थिंग बात करते हैं किसकी, सऊदी अरेबिया की। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करते हो बेटा, सेकंड सीन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर जो आपका अथॉरिटी है वो कौन होता है, रूलर कौन होता है, उनका शाह होता है। शाह के पास क्या होता है, उनका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सब कुछ किसके पास होती है, शाह के पास ही होती है। किसी भी मीडिया को उसके अगेंस्ट लिखने की परमिशन नहीं है। प्लस क्या है, कोई भी अपना इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन वहां पर अपना पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं कर सकता। 2 फीमेल इज इक्वल टू 1 मेल, ऐसा उन लोगों की कंट्री में चल रहा है। तो यहाँ भी क्या देखते हैं हम, बहुत सारे राइट्स को डिप्राइव किया गया है, किससे, आपके लोगों से। थर्ड स्टोरी है कोसोवा की। कोसोवा जो है आपकी एक स्टेट है, कहां पर, आपकी जो स्टेट है इसमें 2 ग्रुप है, एक है सर्ब ग्रुप, दूसरा है आपका अल्बानिया ग्रुप। अल्बानिया हमेशा माइनॉरिटी में था, सर्ब लोग आपके मेजोरिटी में है। इनकी गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ने क्या, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया अपने किनको, अपने सोल्जर्स को बोल दिया कि जो भी अल्बानिया के लोग हैं इनको मार पीट के निकालो देश से बाहर। अब कंट्री के लोग तो वो भी वही है, लेकिन क्या होता है, इनको लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया।
1998 के बाद तो एक डिफरेंट कंट्री उनकी बनती है, लेकिन उस टाइम इन लोगों के पास भी क्या है, कोई भी उनका फंडामेंटल राइट इन लोगों के पास नहीं था। तो हम लोगों ने 3 स्टोरीज देख ली, ब्रीफ में देख ली है स्टोरी। उन तीनों स्टोरी से हम लोगों को पता है अगर फंडामेंटल राइट या कोई राइट इंसान के पास नहीं है तो उसके जो रूलर होंगे या कोई और लोग भी होगा उसकी लाइफ को कितनी मिजरेबल कर सकता है, ये सोचने वाली बात ही है। अब हम बात कर रहे हैं राइट की। राइट का हम लोगों को पता चल गया कब आया था, मैग्ना कार्टा के बाद स्टार्ट होता है। फिर एक बार फिर से हम बात करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक राइट की जो हम बात की बार बार, डेमोक्रेटिक राइट क्या है बेटा? गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेटिक राइट क्या है? गारंटी देता है हम लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, हम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देगा वो इस चीज की। दीज आर नॉट गिफ्ट। ये क्या है? कोई गिफ्ट नहीं है बेटा जो हमें मिल गया। कोई एक गवर्नमेंट ने हम लोगों को राइट्स दे दिए, दूसरी गवर्नमेंट आई वो कहेगी मेरी मर्जी है मैं दूं या ना दूं। आपके फंडामेंटल राइट्स कोई गिफ्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं? आपकी गारंटी होती है। गारंटी कौन दे रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। इस चीज की गारंटी किसने दी? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। लेकिन फिर हम लोग और पीछे चलते हैं, कहा कि आपकी ये जो गारंटी वारंटी की हम लोग बात करते हैं, तो इस गारंटी को हम क्लेम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के पास ये चीज आई। तो इस चीज के लिए फिर से हम जॉन लॉक की बात सुनेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री देखते हैं कैसे स्टार्ट होगी, जो मॉडर्न फंडामेंटल राइट है उनकी बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट की सबसे पहले इसको नाम दिया किसने? नेचुरल राइट्स। बच्चे क्या हुआ? नेचुरल राइट्स। पहले नंबर पे क्या आया? नेचुरल राइट्स। अब ये नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट किसने दिया हम लोगों को? जॉन लॉक ने दिया था बेटा। जॉन लॉक से हम लोग अच्छे से पता है कि जॉन लॉक कौन था। वो क्या बोलता है? नेचुरल राइट्स होते हैं, अगर बात करते हैं किंग लोग, उसने क्या किया था? डिवाइन रूल को रिफ्यूज किया था। वो बोलते हैं कि अगर हम लोग गॉड की बात करते हैं, गॉड ने हम लोगों को कुछ नेचुरल राइट्स भी दिए, और वो नेचुरल राइट्स क्या है? वो बोलते हैं राइट ऑफ लाइफ। राइट ऑफ लाइफ, अगर किसी इंसान का जन्म हो जाता है तो उसको पूरा राइट है अपनी जिंदगी को जीने का, अपने तरीके से जीने का। पहली बात उसने बोल दी क्या? राइट ऑफ लाइफ की जिस टाइम बात करते हैं वो क्या? गॉड ने हम लोगों को लाइफ दी है, और जिस टाइम उसका बर्थ होगा, बर्थ के बाद उसकी लाइफ का किसके ऊपर राइट है? उस पर्टिकुलर पर्सन को राइट है कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करता है, किस तरीके से जीता है। दूसरे नंबर पे वो क्या बोलते हैं? राइट टू स्पीक। उसने बताया कि जो इसका राइट टू स्पीक है वो भी इसका नेचुरल राइट है। उसमें किसी ने हेल्प नहीं की। उसने क्या किया? वो खुद से, भगवान ने उसके वोकल कार्ड को डेवलप किया, उसने बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद वो उसकी मर्जी है, वो अपने मुंह से बोलेगा सब। उसको कोई चुप नहीं बिठा सकता, उसको नहीं बोल सकता अपने मुंह को बंद करके रख, टेप वेप लगा के रख। वो उसका राइट है, वो बोलेगा, अपने व्यूज को रखेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें उसने बोल दी। तीसरे नंबर पे वो क्या बोलते हैं? राइट टू लीव। इसको कई लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की बात करता है। वो हो सकता है प्रॉपर्टी की बात करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है? वो राइट टू लीव ही है, क्योंकि कई सारी बुक्स में राइट टू लीव ही लिखा हुआ है। राइट टू लीव का मतलब क्या है बच्चे? स्टार्ट करता है, वो बोल रहा है, लेकिन वो चाहे वो पेड़ पे रहता है, चाहे वो किसी हट के ऊपर रहता है, वो उसका राइट है, वो उसकी प्रॉपर्टी में भी इसी वजह से वो प्रॉपर्टी हो, वो उसकी मर्जी है कि उसकी प्रॉपर्टी से बाहर, उसके घर से बाहर उसको कोई निकलने दे या ना निकलने दे, लेकिन उसकी जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में तो उसके पास राइट पूरे होने चाहिए। क्या बोल दिया? नेचुरल राइट। नेचुरल राइट किसने बोला? जॉन लॉक ने बोला। जॉन लॉक क्या करता है? राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू स्पीक की बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। इतनी बात क्लियर है तो बताओ, फिर मैं सेकंड पॉइंट बताती हूँ। क्लियर बेटा या नहीं? ओके, थैंक यू। ठीक है, अब अपने जो अमेरिका कंट्री है, अब हिस्ट्री के अंदर एक और चेंज आ गया था। हिस्ट्री में जो चेंज आया था वो आया था आपका यूएसए की फॉर्मेशन का। यूएसए कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है। इंडिपेंडेंस जो इसने गेन की कब?
4 जुलाई 1776 में। उसके बाद इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है तो उसके बाद क्या होता है, इसने जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो बहुत सारे आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन आया और वर्ल्ड का आपका ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट टाइम किसी ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो वो कौन सा था, आपकी गवर्नमेंट का, यूएस का था। अब जैसे ये पॉलिटिकल लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, वाओ कर दिया। वाओ क्या किया कि ये बहुत बढ़िया चीज है कि कोई चीज आई है किसके पास, इंसानों के पास, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, अब पूरी गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग करेगी। जॉन लॉक की कौन था वो, दूसरा मॉन्टेस्क्यू की पावर डिवीजन ले ली इसने, अभी तक पावर डिवीजन नहीं ली थी, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा होगा। बट यहाँ पर भी क्या है, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। क्रिटिसाइज करने के लिए अगर हम नाम लेते हैं तो थॉमसन जेफरसन का नाम आता है, थॉमसन जेफरसन ने नाम दिया। वो बोलते हैं नो डाउट यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो यूएस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, ऑसम स्टेप है, बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन इसके अंदर क्या बताया है, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, ये सारी चीजें बता दी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पावर डिवीजन बता दिया, कैसे कैसे उसकी पावर का डिवीजन होगा, कैसे रूल करना है, कितने टाइम पीरियड होगा, ये सब चीजें तो बताई। लेकिन ये तो नहीं बताया गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, कांट डू, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, ये चीज हम लोगों को नहीं बताई। अगर ये चीज नहीं है तो डिक्टेटरशिप आने में कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी बात के बाद, थॉमसन जेफरसन की बात के बाद, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि ये बात तो सही है, कुछ तो होना चाहिए। जब ये बात हुई तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या किया, उन्होंने राइट्स लेके आए लोगों के लिए और इनको बोल दिया बिल ऑफ राइट्स। क्या बोल दिया बेटा, बिल ऑफ राइट्स। अब हम सेकंड उसकी बात करते हैं, कर दो ये तो इरेज, सारे नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, उसमें देख लेना। अब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, फंडामेंटल राइट्स आए, उन्होंने बोला है बिल ऑफ राइट्स। तो वर्ल्ड के अंदर आपके फिर से हम बात करेंगे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइम किसी ने ह्यूमन बीइंग के लिए राइट्स रेडी कर दिए, वो क्या थे, बिल ऑफ राइट्स। वो कहाँ आए, यूएसए में। वेरी गुड, आगे चलो यूएसए में। अब यूएसए में ये चीजें आई तो उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी, डेमोक्रेटिक राइट्स आर क्लेम ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ, ऐसी चीज हम लोगों ने देखी। तो भी यहाँ पर भी क्या है, बिल ऑफ राइट्स आए और यूएसए के अंदर आया। अब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ कब, 1947 के बाद। अपने जो लीडर थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स रखे, डेमोक्रेटिक राइट्स, उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट, ओके, कहाँ, इंडिया में बोला गया। ठीक है बेटा, अब अपने पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की जब हम लोगों ने बात की तो ये सब चीजें अपने पास आ गई। अब क्या करते हैं कि ये बात तो कर ली, इसका सोर्स तो क्या आ गया, जॉन लॉक आ गया। अपना सोर्स क्या है, अब अपने हिस्टोरियंस ने क्या किया, अपने लिए जो सोर्स आया रूल्स का, वो क्या था, यूएसए बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, क्या आ गया, अपना सोर्स क्या आया, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। ठीक है भाई, आ गया आप लोगों के पास ये राइट, ये चीज आई। उसके बाद हम लोग फिर से उस डेफिनेशन पे चलते हैं, जो डेफिनेशन क्या बोलती है, क्लेम ऑफ पर्सन प्लस क्या बोल दिया, क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी
अब ये बात करते हैं कि दूसरा सोर्स क्या होता है। जब भी एक सोर्स तो हम लोगों ने बोल दिया कि यूएस के अंदर, लेकिन फिर क्या है, सोसाइटी की बात कर ली, तो दूसरा सोर्स क्या होता है आपके उनके लिए, तो वो क्या होती है, सोसाइटी। सोसाइटी दूसरे आपके राइट्स के लिए, जिसको राइट को रेकमेंड करेगी कोई चीज, वो क्या होगी, सोसाइटी। अब सोसाइटी की भी जब हम बात करते हैं, ये क्या करती है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है, वेरी करेगी। एरिया टू एरिया वेरी होगा, इवन फैमिली टू फैमिली भी वेरी होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ एक चीज देखना, मैं सिर्फ राइट्स की बात कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रही, राइट्स की बात कर। सोसाइटी होगी, सोसाइटी सोर्स है तो वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा, फैमिली टू फैमिली, एरिया टू एरिया वेरी करेगा। ठीक है, सेम नहीं हो सकता। एक सोसाइटी के जो राइट्स हैं, रूल्स हैं, वो दूसरी सोसाइटी पे हम लोग नहीं इम्पोज कर सकते, मे भी उनको ना पसंद आए। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेके अपने रूल्स की या फंडामेंटल राइट्स की या दूसरे राइट्स की बात करते हैं, अगर टोटली हम यूएस के पैटर्न को देखें, तो उनकी तो एक ओपन सोसाइटी है बेटा, ओपन सोसाइटी है। बट अगर अपनी कंट्री से उसको कंपेयर करें, अपनी तो ओपन सोसाइटी नहीं है, अपनी ओपन सोसाइटी नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अपनी सोसाइटी में होती हैं, वो चीज हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। तो ये भी क्या है, ठीक से बात नहीं होती। हम लोगों को क्या चाहिए, अपनी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी जिस चीज को रिकॉग्नाइज करेगी, रेकमेंड कर देगी, वो हम लोगों के लिए राइट्स होंगे। दूसरे नंबर पे क्या है, एरिया टू एरिया। अगर इसी के साथ एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया यूएस का और इंडिया का, या वेस्टर्न यूरोप का, या आपके इंडिया से फिर कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे फैमिली टू फैमिली राइट्स की बात करते हैं। कई लोगों की फैमिली जो है नाइट में आउटिंग के लिए अलाउ करती है, कई लोगों की फैमिली नहीं करती। कई लोग आपकी लेट नाइट पार्टीज में बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते। तो आपके राइट्स को जो सोसाइटी रेकमेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। प्लस सोसाइटी ने रेकमेंड कर दिया कि रात को आप अपनी, किसी फैमिली ने कर दिया कि रात को पार्टी कर लो, घूम लो, फिर लो, लेकिन क्या किया आपकी लो। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, सेंशन बाय लॉ। लोगों ने रात की शादियां कर ली, लेकिन शादी में क्या बोलते हैं, 11 बजे तक डीजे चलेगा। आजकल की बात नहीं, वैसे नॉर्मल टाइम पीरियड में बोल रही हूँ, तो 11 बजे तक डीजे चलेगा। तो किसने सेंशन किया, गवर्नमेंट ने सेंशन कर लिया कि ठीक है, 11 बजे तक आप लोगों ने अपने फैमिली के फंक्शन को एंजॉय किया, 11 बजे के बाद दूसरों लोगों की लाइफ डिस्टर्ब मत करो। तब आपके पास क्या है, रूल्स आ गए। क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे चलती हूँ। तू तो स्माइल ही दे रहा है यार। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, बोल ही देती हूँ बस। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स गारंटी है किसकी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देते हैं, राइट देते हैं किसको, इंडिविजुअल को, किन बेसिस पे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है बेटा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की लाइफ किसने दे दी, आपके फंडामेंटल राइट्स ने आपको बोल दिया। जब आप बात करते हो, आपको गारंटी दे दी, तो उस चीज के बारे में क्या बोलते हैं, गारंटी के बारे में बोल दिया, वो लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड उसने क्रिएट कर दिया। फिर बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल। क्या, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे, आपकी मोरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इस चीज के लिए क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यूएस से अपने फंडामेंटल राइट तो ले लिए। फंडामेंटल राइट लिए तो इनिशियली या originally we have 7 fundamental right। सोर्स क्या था बच्चे अपने पास, सोर्स एक तो सोसाइटी, दूसरे नंबर पे सोर्स क्या था, बिल ऑफ राइट्स,
फिर वो कहाँ आएंगे अब वो सारे की चीज, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा, पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 के साथ साथ क्या बता दिया, आर्टिकल जो है पार्ट नंबर 3 में 12 to 35 आर्टिकल तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो थे वो क्या थे। सबसे पहले बात की राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। सेकेंड नंबर पे बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। नंबर 3 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नंबर 4। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नंबर 6 था बेटा जो पहले था राइट टू प्रॉपर्टी। एंड नंबर 7 था एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये टोटल इनिशियली ओरिजिनली जब अपना अडॉप्ट किया था, कब, जब यूएस से आपने B.R. अम्बेडकर जी ने इसको अडॉप्ट किया और देखते हैं कि यूएस के अंदर तो बिल ऑफ राइट्स जो आया था वो अमेंडमेंट के बाद आया, लेकिन उसको चीज को स्टडी करने के बाद B.R. अम्बेडकर जी ने देखा कि इसको हम लोग अमेंडमेंट की जरूरत क्या है, जब इन लोगों को भी नीड पड़ी है हमें भी पड़ेगी, तो बेटर है कि हम लोग इसको स्टार्टिंग में ही ओरिजिनल उसमें ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में जिस टाइम अपना बिल ऑफ राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स आए तो अपने पास टोटल 7 राइट्स थे बच्चे। अब उन 7 राइट्स में से सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है, जो 6 नंबर का अपना राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया, लीगल राइट कंसीडर कर दिया। बताती हूँ क्यों कर दिया। पहले इनके आर्टिकल देख लेते हैं। मैंने बताया पार्ट 3 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आपके फंडामेंटल राइट की बात होती है। आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 12 to 35, लेकिन देखो वो कैसे स्टार्ट होंगे। आर्टिकल 14 to 18 में आपकी राइट टू इक्वालिटी, डिफरेंट टाइप की इक्वालिटी की बात की, तो वो कब की, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 18 वो अलग अलग टाइप की इक्वालिटी आपको बताएंगे कैसे है। फिर राइट टू फ्रीडम वो आपका स्टार्ट होता है 19 to 22 आर्टिकल, 19 to 22 आर्टिकल। फिर अपने पास आया राइट 23 to 24, 25 to 28, 29 to 30, और ये प्रॉपर्टी वाला था आर्टिकल 31 में, और ये आपका 32, लेकिन 12, 13, 34 ये तो चले गए। बताते हैं कैसे जाएंगे ये, इनको देख लेते हैं पहले कैसे इसका काम करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ही कर लेते हैं, बीच में से पहले रिमूव कर देते हैं आर्टिकल 31 को, पहले फिर करते हैं। इसको क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसी बेस पे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। जब जॉन लॉक की बात करते हैं नेचुरल राइट में उसके पास था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की बात की तो ऐसे ही अपनी कंट्री में भी एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, बट उसके बाद क्या होता है, उस राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा। चेंज कब करना पड़ा, आपका 44th अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट 1978 में। वो इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा बच्चे, जब गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे, कहीं से रोड क्रॉस होनी है, कहीं से कुछ मिलना है, जैसे हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में देखा था कि किसी के घर के नीचे से क्रूड ऑयल निकल रहा है,
तो वो सारी चीजें क्या की, आपका प्रॉपर्टी का, अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी होती, प्रॉपर्टी का वो तो अपने खेत में से किसी का रोड को बनने ही नहीं देता, राइट होता, तो उसने क्या किया, इसको राइट टू प्रॉपर्टी से निकाल के, क्योंकि गवर्नमेंट को जब उसको एक्वायर करने की नीड होगी तो गवर्नमेंट कर सकती है, बट उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, इसीलिए उसको क्या कर दिया, लीगल राइट में रख दिया। अब इसको फंडामेंटल राइट में नहीं रखा। इतनी सी बात समझ आई है तो बता दो बेटा। राइट टू प्रॉपर्टी जो था 1978 में डिलीट कर दिया फंडामेंटल राइट से, अमेंडमेंट नंबर था 44, क्यों कर दिया, उसको रख दिया लीगल राइट्स की कैटेगरी में। लीगल राइट्स में क्या है कि आपकी गवर्नमेंट को जब नीड होगी किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की तो वो कर सकती है अगर उसके किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर, इसीलिए इसको फंडामेंटल से आउट कर दिया। अब ये आपके पास 6 फंडामेंटल राइट है बच्चा। हाँ, बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 की, फिर इनको एक्सप्लेन करूंगी। ये इतनी सी बात समझ में आई बेटा? अंडरस्टैंड और नॉट? बड़े प्यारे बच्चे हो, थम्स अप या थम डाउन ही कर दिया करो यार, बिना बोले तो नहीं करोगे। कोई डाउट है बेटा? आर्यन, आर्यन कोई डाउट है तो मैसेज लिख। मयूर पावा रिपीट, मयूर सिर्फ यही चीज रिपीट करनी है बेटा। 6 नंबर का जो फंडामेंट, ओके देखो बेटा, अगर आपका फंडामेंटल राइट है तो उसको कोई आपसे स्नैच नहीं कर सकता। लेकिन क्या था, अगर किसी फार्मर का खेत है बेटा, देखो अगर किसी फार्मर का खेत है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी हुई, बट आपकी गवर्नमेंट को अपना एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है बच्चे, नेशनल हाईवे जाएगा, वो इस रास्ते से जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसका फंडामेंटल राइट होता तो क्या वो देता इस चीज को? ना देता। तो क्या किया, अपनी नीड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के डिलीट करके इसको लीगल राइट में रख दिया बेटा। लीगल राइट का मतलब क्या है, वो खेत है ना, जो ये खेत, अगर इसके बीच में से रोड आई तो इस साइड का भी इसका है और इस साइड का भी इसका है, उसका लीगल है, वो उसके ऊपर काम कर सकता है, बट जो जितनी नीड आपकी गवर्नमेंट को थी उसको इतना देना पड़ा और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कंपनसेट कर दिया बच्चा, उसको पैसे दे दिए जितनी लैंड की उन लोगों को नीड थी। क्लियर? जैसे हम लोगों ने क्रूड ऑयल का एग्जांपल लिया था कि किसी का घर है, किसी का ये घर था, इसके नीचे पता चल गया कि आपकी केजीएफ की पूरी खान है सोने की, रोकी भैया की, तो रोकी भैया को पता लग गया, रोकी भैया को नहीं, गवर्नमेंट को पता लग गया केजीएफ खान का रोकी भैया का ही घर है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पूरा का पूरा गोल्ड निकाल लिया। गोल्ड, इसका घर टूटता है तो टूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, उसके घर के लिए तो कंपनसेट कर देंगे। जो उसके घर के नीचे नेचुरल गोल्ड मिल रहा है वो किसका रिसोर्स है, वो गवर्नमेंट का है। ठीक है बेटा, अगर राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट होता तो कोई वो अपने घर को तोड़ने नहीं देता। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात है। मयूर समझ आई बेटा बात? बता दे यार मयूर अब। ओके, थैंक यू। अब बात कर रहे थे हम आर्टिकल 12 की बेटा, इसको भी रेज अभी कर देते हैं। आर्टिकल 12 आया बेटा, ओके अब बात तो कर ली हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट है 14(2) हम लोगों ने देखा, 32 तक अपन लोगों के पास चल रहे थे फंडामेंटल राइट, लेकिन वो तो बात कर ली। अब इनको कौन करवाएगा आपके, कौन बोल रहा है कि हम लोगों ने बोला सैंक्शन बाय लॉ और रेकमेंड बाय सोसाइटी, अब इसको रेकमेंड भी तो करवाना है और सैंक्शन भी तो करवाना है, तो सैंक्शन करने के लिए आर्टिकल 12 जो बोलते हैं कि इनको सबको क्या करेगी, आपकी स्टेट करेगी। क्या करेगी बेटा, आपकी स्टेट इनके लिए काम करेगी, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है। अब वो स्टेट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, आपके पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं यानी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेटिव है,
ये। फिर बात करते हैं जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट में आई तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है प्लस आपकी लोकल गवर्नमेंट है। ये सारी चीजें क्या है, आपके आर्टिकल 12 के अंदर आती है, वो आपके आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी हैं। कौन? ये सारी चीजें। ये बात होगी। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आर्टिकल 13 है बेटा। आर्टिकल 13 वो क्या है? आपका जुडिशियल रिव्यू है। क्या है बच्चे? जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? यानी वो लॉ की बात करता है। कैसे? आप कुछ भी काम कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी काम कर लिया, बट वो आपके लॉ के अगेंस्ट ना हो। अगर आप लॉ के अगेंस्ट करोगे तो क्या करेंगे वो आपको? क्या लिख रहा है तू? तो वो आपको क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को स्नैच कर सकते हैं। लेकिन आप विद इन लॉ कोई भी काम कर रहे हो, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर दूसरा बंदा नहीं आके बोल सकता। ठीक है? क्लियर? आपके घर के सामने का जगह आपकी है, आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, पड़ोसी आके नहीं बोलेगा कि तेरे घर मेरे को जेलस होती है तेरी गाड़ी से, इसको अंदर कर। तो कौन है? आपने लॉ नहीं कोई भी तोड़ा। लॉ कब तोड़ते? मान लो उसके गेट के सामने ही खड़े कर रहे हो, तब आपका लॉ टूटता। लेकिन जब आपने विद इन लॉ किया है, तब क्या है? वो आपका जुडिशियल रिव्यू है। कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा जब तक आप उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करते। मैम इट योर वीडियो प्लीज ब्लिंक इट। सॉरी बेटा, अगर वीडियो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स अभी तक चिल्लाना स्टार्ट कर देते भाई। बाकी सबको मेरी वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वॉइस इज ऑडिबल? थैंक यू। क्लियर है बेटा इनको? वीडियो इज विजिबल और नॉट? बेटा मैं भी आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो प्लीज उसको चेक कर लो अपना, एक बार इंटरनेट बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लो। लेकिन बंद करेगा फिर से तेरे को एंट्री करनी पड़ेगी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग देख लो। मेरी 10th क्लास के कितने बच्चे प्रेजेंट है मेरी क्लास में? अटेंडेंस तो देखो इसमें मिल ही जाएगी मेरे को। जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे होंगे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है बेटा। गुरुकुल में आने के बाद पता नहीं किसी का कोई फंडामेंटल राइट स्नैच हो सकता है। फिर मृत्युंजय ठीक है ना? फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैंने अभी बोला है हम लोग आर्टिकल 13 बोलता है कि आप कुछ भी करो बट विद इन लॉ कर लो, विद इन लिमिट कर लो, दूसरों के को हर्ट ना करो। लेकिन अगर यहाँ क्लास में से कुछ एक बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं तो गड़बड़ है भाई, वहां के स्नैच होगी। क्योंकि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या बोलता है? आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन जब वो पॉजिटिव वे में हो, वो पॉजिटिव वे में अपने फंडामेंटल राइट को यूज करता हो। पॉजिटिव वे जरूरी है, तब जाके फंडामेंटल राइट है। ठीक है बेटा? अगर ऐसा वो नहीं कर रहा तब गड़बड़ है। चलो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं बेटा। राइट टू इक्वालिटी की बात की तो आपने क्या बोलते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी में? बिफोर लॉ। पहली बात तो यही बोलते हैं, बिफोर लॉ सबको क्या है। फिर क्या बोलते हैं? दूसरी चीज भी बोलते हैं, प्रोटेक्शन। अब क्या लिख रहा है तू? प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। दो चीजें बोली। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, अपने पॉलिटिशियन जो थे, अपने पॉलिटिकल लीडर थे, वो इसको बोलते हैं ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्या बेटा? वो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करता है। और जो प्रोटेक्शन बिफोर लॉ है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर बिफोर लॉ की बात करते हैं, ये कंसेप्ट हम लोगों ने लिया इंग्लैंड से और ये लिया हम लोगों ने अमेरिका से, यूएस से। ठीक है बेटा?
अगर इसकी बात करते हैं कि बता दिया कि वो सबकी बात कर दी, इक्वल है सब, कहाँ? आपके लॉ के सामने। लेकिन कई बार हम लोगों को उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ और चेंजेस की बात करेंगे, वो 2 जगह एग्जांपल मिलेगा सेम आपको। बिफोर लॉ की बात कर दी कि किसी ने क्राइम कर दिया, सब पकड़े जाएंगे। आजकल रेसलर सुशील कुमार का देख लो एग्जाम्पल चल रहा है, या पहले क्लासेस जब होती थी तब मैं मनु का एग्जाम्पल देती थी, जिसको भी लॉ ने अरेस्ट किया है। तो चाहे वो रेसलर था, चाहे कंट्री के लिए ओलंपिक मेडल विनर था, फिर उसने क्राइम किया तो उसको तो पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। बिफोर लॉ इक्वल है। दूसरे नंबर पे प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, लॉ उनको प्रोटेक्शन भी देगा। कैसे? कि कई केसेस ऐसे होते हैं बेटा, इक्वल की तो बात कर ली, लेकिन अगर ये बात हम जुवेलियन की बात करते हैं, यानी जो आपके बिलो 18 होते हैं वो क्राइम कर देते हैं, तो उनके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, उनकी हम लोग सेम बात नहीं करते, उनके साथ कुछ रियायतें रखी जाती हैं, उनके लिए कुछ क्या करते हैं हम लोग, कुछ उनके लिए अलग सा कॉर्नर छोड़ दिया कि उनको थोड़ी लेनियंसी के साथ काम करेंगे, क्योंकि कौन है ये? बच्चे हैं, इन लोगों का माइंड इतना मेच्योर नहीं था, इसीलिए वो बात तो है, लेकिन क्या है उसमें भी क्या रीजनेबल चेंजेस होते हैं। ये क्या बोलता है आपका? फिर हम बात करते हैं कौन सा? आर्टिकल 14 ये बात बोल रहा है बिफोर लॉ वाली, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 है बेटा अपने पास, वो क्या बोलते हैं? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, religion, gender, बर्थ प्लेस, कि अपने कंट्री के अंदर सबको इक्वल राइट मिलेंगे, इक्वल राइट है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? अपना आर्टिकल 15 बोलता है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं होगा? किन बेसिस पे नहीं होगा? कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिलीजन बेसिस पे नहीं होगा, जेंडर बेसिस पे नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं होगा। लेकिन फिर हम ये बोलते हैं कि यहां पर भी हम क्या करते हैं? रीजनल उसमें चेंजेस करते हैं। रीजनल चेंजेस क्या है? जैसे आपके SC ST की बात कर लेते हैं बेटा, SC ST को कास्ट के बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं? कुछ स्पेशल राइट्स उनको दे देते हैं, रिजर्वेशन जैसी चीजें दे दी। लेकिन अगर बोला जाए कि ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया, जनरल कैटेगरी के साथ हो गया और दूसरी कैटेगरी को दे दिया, लेकिन बच्चे उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए हम लोगों को ये करना पड़ता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या करता है? आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बच्चे, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या दी आपके? किसमें? सब चीजों में उसने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। सब जो अगर कोई मेरिट लेके आएगा सबको चांस मिलेगा, सब अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, सबको जॉब मिल सकती है, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की। देन बात करते हैं एबॉलिश द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 बोलता है बेटा, गांधी जी ने इसके लिए काम किया था। जब हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर किया था, उसमें देखा था अनटचेबिलिटी, पहले इनको इनकी कास्ट के नाम से बोलते थे, दलित कह के बोलते थे। फिर गांधी जी ने क्या किया? इस चीज को बैन करवाया, हरिजन का नाम दिया, प्लस अनटचेबिलिटी को अपनी कंट्री से बैन करवा दिया। बैन करवा के क्या किया कि पहले क्या होता था कि कोई हाई क्लास का, जैसे उसमें सनातनी ब्राह्मण होते हैं, टच कर लेता था किसी शूद्र को, तो वो फिर अपने आप बॉडी को क्या बोलता था? इम्प्योर हो गया हूं, मेरे साथ मेरी प्योरिटी खत्म हो गई है, ऐसा कुछ था। तो अनटचेबिलिटी को बंद करवा दिया। ओके, मयूर थोड़ी देर और बच्चा, बस फंडामेंटल राइट ही तो करने हैं पूरे, अब कुछ खास नहीं करना, बस कर लेते हैं इसको, फटाफट से कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर है बेटा अपने पास आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलते हैं? एबॉलिश द टाइटल। टाइटल को एबॉलिश कर लिया, बट टाइटल एबॉलिश कर लिए सारे। टाइटल क्या थे बच्चे? जैसे कि गांधी जी ने एनसीएम स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। उससे पहले अपने पास क्या होते थे? जो राजा महाराजा होते थे वो अपने टाइटल के साथ चलते थे। रशियन रेवोल्यूशन को याद करो, अक्टूबर रशियन रेवोल्यूशन
अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या किया था, इमीडिएट चेंजेस लेनिन ने उनके सारे टाइटल को रिटर्न करवा दिया था, यानी जारवार जैसे कोई डायनेस्टिक टाइटल होते हैं वो नहीं होंगे। सिर्फ कौन से टाइटल है अपनी कंट्री में, मिलिट्री वाले, कर्नल जनरल, ये सारे, और एकेडमिकली यानी डॉक्टरेट, पीएचडी, ठीक है बच्चे, वो सारे टाइटल अपने पास है, बाकी कोई और टाइटल नहीं है। ये क्लियर हुआ बेटा, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू फ्रीडम देख लेते हैं बेटा। राइट टू फ्रीडम, ये है आपका 19 to 22। अगर ये स्टार्टिंग में ही बात करते हैं बेटा तो ये 6 टाइप की फ्रीडम की बात करता है। 6 टाइप कौन सी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, सेकंड नंबर पे असेंबल की, ऑर्गेनाइजेशंस की, एसोसिएशंस, मूवमेंट, 1 2 3, एसोसिएशन, असेंबल, मूवमेंट, डिसाइड एंड प्रोफेशन। एसोसिएशन, मूवमेंट, डिसाइड और प्रोफेशन। 6 तरह की फ्रीडम की बात कर ली बेटा। सबसे पहली बात की स्पीच और एक्सप्रेशन की। स्पीच और एक्सप्रेशन की हम लोगों को फ्रीडम दे दी। जॉन लॉक ने तो बोल दिया कि भगवान ने आपको स्पीच दी है, वोकल कार्ड दिया, तो बोलना आपका राइट है। यहाँ पर भी वो बोलता है कि अपने अपने व्यूज को बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे भी करो, चाहे आप लिख के करो, सोशल मीडिया से करो, बोल के करो, वो सब आपको फ्रीडम है। लेकिन कब तक फ्रीडम है, जब तक आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करते, नहीं तो कन्हैया लाल वाला हाल होगा। सेकंड नंबर पे क्या अपने पास, असेंबल। आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फंडामेंटल राइट क्या बोलते हो, आपको फ्रीडम है किस चीज की, अपने लिए कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आप असेंबल हो सकते हो, कोई पीसफुल मार्च कर सकते हो, कोई भी आप रैली कर सकते हो, आप पूरी तरह से फ्री हो। बट कब नहीं फ्री हो, जब कोई आपके साथ कंडीशन ऐसी हो, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम में आप एक जगह असेंबल नहीं हो सकते। तब अगर ऐसा करते हो तो आर्टिकल 144 भी है अपने पास, फिर तुम लोगों को डंडे ही लगेंगे। ठीक है बेटा जी, चलो आगे, मारूंगी खींच के, ऐसी बात नहीं करनी। किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक है, वो बातें नहीं करनी भाई। यहाँ पे क्लास चल रही है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, वो भी अपना फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, पीसफुली मार्च कर रहे हैं, पीसफुली असेंबल है। चलो कोई बात नहीं, आर्टिकल 144 उनके लिए नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एसोसिएशन, आप क्या कर सकते हो, जब आपको पूरी तरह से फ्रीडम है, आप अपना कोई ग्रुप बना सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, कोई एसोसिएशन बना सकते हो, बट वो एसोसिएशन कोई ऐसी नहीं हो कि आप लोगों ने क्या कर लिया, कोई टेररिस्ट ग्रुप ही बना लिया। ऐसा नहीं कर सकते। जो आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए एसोसिएशन फ्रेम कर सकते हो, बट वो क्या हो, कंट्री के अगेंस्ट ना हो, कोई कॉन्स्पिरेसी करे, तो वो बात है। मूवमेंट, आपको फुली फ्रीडम है, आप अपनी कंट्री में कहीं पर भी वॉक कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी आ सकते हो। वो कंट्री क्या, आपकी कंट्री की टेरिटरी के अंदर, ठीक है, दूसरी कंट्री थोड़ी अलाउ करेगी आपको ऐसे, तब तो वो वीजा की डिमांड करेगी। तो आपको मूवमेंट की है। मूवमेंट के साथ आया तो आपका मन नहीं लग रहा हरियाणा में, तो आपकी मर्जी है, आप वेस्ट बंगाल में जाके रह सकते हो, आपकी मर्जी उड़ीसा में, आपकी मर्जी है बंगाल में जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने प्रोफेशन की भी तो दे दी फ्रीडम, प्रोफेशन की फ्रीडम दे दी। बट यहाँ प्रोफेशन के साथ जॉब को मत कर लेना बेटा, क्योंकि जॉब के लिए अगर कोई बंदा बोले 10वीं पास होगा, वो बोलेगा मेरे को तो आईएएस ही बनना है, तो उसके लिए तो भाई कुछ क्राइटेरिया होगा ना, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने, लेकिन आप अपना बिजनेस, ट्रेड कुछ भी कर सकते हो, काम धंधा स्टार्ट, वो उसकी पूरी फ्रीडम है। ये बात पूरी समझ में आई हो तो बताओ, नहीं आई हो तो बताओ, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये तो आर्टिकल 19 ही सब कुछ बोल रहा था। फिर आती है आपके पास आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 क्या बोलता है आपको, उसने बात की है, आपको प्रोटेक्शन देता है किसमें, इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ अफेंस। वो क्या बोलता है, नो क्राइम नो पनिशमेंट। जब आपने कोई क्राइम ही नहीं किया तो आपको कोई पनिशमेंट क्यों देगा, पहली बात। क्या कर दिया बेटा, नो क्राइम नो पनिशमेंट। फिर दूसरे नंबर पे वो बोलता है 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। यहाँ अपने ये जो गुंडे लोग होते हैं ना, इनको बेनिफिट मिल जाता है। क्या करते हैं, ऐसे ही तो एक बंदे को गोली मारी, फांसी मिल जाएगी, ऐसे ही 4 को मार दी एक साथ में एक टाइम, जैसा एक ही क्राइम तो किया है, फांसी सजा 4 बार थोड़ी मिलेगी। तो वो चीज की बात क्या होती है, 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। आपका आर्टिकल बोलते हैं आपको ऐसा नहीं है कि बार बार सजा मिलेगी। ठीक है बेटा जी। दूसरे नंबर पे क्या बात करते हैं, आर्टिकल 21, फ्रीडम की चल रही है आपकी बात। आर्टिकल क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 आपको फ्रीडम देता है किसकी, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन की और आपकी लिबर्टी की। 22 क्या करता है भाई तुम लोगों के साथ, ये तो थी जब जो कोई बंदा अरेस्ट नहीं हो उसकी हाइट की। दूसरा कोई बंदा ऐसा भी होता है जेल में पड़ा होता है, जैसे कि ग्वेंथम बे की बात की थी, जेल में होता है, उससे पहले की जेल से सिचुएशन होती है अरेस्टेड पर्सन की। एक तो आपको चाहिए वारंट और ये कि 6 बजे वाला सीन चाहिए। ये सब चीजें होंगी तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई 6 बजे के बाद आपको अरेस्ट करने आता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको वो अरेस्ट नहीं कर सकता। प्लस अगर उसने अरेस्ट कर भी लिया तो विदिन 24 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपका फंडामेंटल राइट बोलता है। फिर तीसरे नंबर का फंडामेंटल राइट क्या बोलता है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल सा है, 2 ही पॉइंट है इसमें, फटाफट से कर लेंगे। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल कितने हो गए थे, 22 तक हो गए हैं, वो 23 और 24 है। पहले आर्टिकल 23 देख लेते हैं बेटा। वो क्या बोलता है, नो बेगार। बेगार पता है अभी की थी अवध में, ठीक है बेटा, कंट्री साइड एनसीएम मूवमेंट। बेगार, वर्क विदाउट पेमेंट, जब करते हो तो उसको क्या बोलते हो, बेगार।